कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी खाकी उतार दी और उन्होंने डॉक्टर का रूप ले लिया। और डॉक्टर का रूप इसलिए लिया क्योंकि सीएफएसएल ने जब अपनी रिपोर्ट एसएसपी को दी तब उन्होंने कहा कि जो कातिल है वो थोड़ा सातिर किस्म का है। दरअसल वो कोई सबूत ही नहीं छोड़ता, लेकिन एक सबूत है जो उसने छोड़ दिया है। काश उसका डीएनए सैंपल मिल जाए, काश उसका ब्लड ग्रुप मिल जाए, ताकि हम उसे मैच करके देख सकें कि कातिल हकीकत में वही है जो हम सोच रहे हैं या वो नहीं है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले अपनी खाकी उतारते हैं और सफ़ेद कोट पहन लेते हैं, वो बन जाते हैं डॉक्टर। अब वो डॉक्टर बन के घर घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनका ब्लड सैंपल लेते हैं। दोस्तों, दरअसल उनकी तलाश कुछ ऐसे लोगों की थी जो कि कुंवारे हों, जो कि छोटा मोटा कोई काम करते हों और वो दूर दराज से आके यहाँ पे रहते हों जिन्हें कोई जानता ना हो। अब पुलिस ने लगभग ऐसे 800 ब्लड सैंपल इकट्ठे किए और अब उनका डीएनए चेक किया जाता है। अब जैसे ही उनका डीएनए चेक किया जाता है तो आखिर में उस कातिल का डीएनए मिल जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ से कातिल महज 500 मीटर की दूरी पर रहता था और उस कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस 14 साल का समय लगा लेती है। अब जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो जहाँ जहाँ तक ये न्यूज़ फैलती है तो ना केवल उस शहर में, ना केवल उस प्रदेश में, दोस्तों सोशल मीडिया और अखबार के ज़रिए जहाँ जहाँ तक ये न्यूज़ फैली थी वहाँ तक लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि एक कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने 14 साल का समय ले लिया। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है एक सीरियल रेपिस्ट की, एक सीरियल किलर की। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। दोस्तों, चंडीगढ़ में ही सेक्टर 38 है और सेक्टर 38 में एक टैक्सी स्टैंड है। मैं बात कर रहा हूँ 30 जुलाई सन 2010 की। रात का 9 बजे का समय होता है, हल्की हल्की बारिश आ रही होती है। तो एक लड़की अपनी कोचिंग से अपने घर की ओर जा रही होती है। अब होता क्या है, बारिश थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो बारिश जैसे ही तेज़ होती है तो लड़की वो क्या करती है, कोई आड़ ढूंढती है कि उसके नीचे जाके छुप जाए ताकि उसकी जो किताबें हैं, उसके पास जो सामान है वो गीला ना हो जाए। तो वो लड़की क्या होती है, एक ओट में जाके खड़ी होती है ताकि बरसात से वो गीली ना हो सके। तभी उस लड़की के पीछे से एक पत्थर आता है और उसके सर में लगता है। जैसे ही वो पत्थर उसके सर में लगता है तो वो लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। अब जो कातिल होता है, जिसने उसके सर में पत्थर मारा था, वो कातिल उसके पास जाता है, उसे अपने गोद में उठाता है। वो लड़की बेहोश है, उसे अपनी गोद में उठाकर जंगल की ओर ले जाता है। अब जब वो उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है तो वहाँ पे जाके लिटाता है। अब वो आराम से उस लड़की के एक एक कपड़े उतारता है। उसके बाद वो उस लड़की के शरीर को नोचना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, उस लड़की के शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहाँ पे उस कातिल ने अपने दांत ना गड़ाए हों। और जब तक उसका मन होता है वो उस लड़की के साथ दरिंदगी करता रहता है। अब जैसे ही दरिंदगी करता रहता है उसका मन नहीं भरता, समय बढ़ता जाता है। रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का समय होता है। उस लड़की के मोबाइल पर उस लड़की के पिताजी का फ़ोन आता है। अब वो कातिल क्या करता है, उस फ़ोन को उठाता है। वही आराम से उठाता है, उससे कोई मतलब ये नहीं थी चिंता फिक्र कि वो कोई गलत काम कर रहा है। वो आराम से उठाता है तो लड़की के पिताजी का फ़ोन आता है, क्योंकि लड़की को आज बहुत ज़्यादा समय हो गया था। वो 9 सवा 9 बजे के आसपास घर पे पहुंच जाती थी। अब 10 साढ़े 10 बज रहे हैं क्योंकि लड़की घर पे नहीं आई है। उसके पिताजी बड़ी चिंता में हैं। तब वो फ़ोन करते हैं, तो बेटी तुम कहाँ हो? तो कातिल कहता है, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, टैक्सी स्टैंड के पास तुम्हारी बेटी की स्कूटी खड़ी है, वहाँ पे जाके देख लो। अब बस इतना कहना होता है, वो कातिल फ़ोन काटता है और वहाँ से जो घटना स्थान होता है वहाँ पे उस घटना को पूरा अंजाम देता है और कातिल वहाँ से चले जाता है। अब जैसे ही ये बात लड़की के पिताजी सुनते हैं कि आपकी स्कूटी वहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ पे जाके देख लो, तो लड़की के पिताजी घबरा जाते हैं, क्योंकि आखिर उनकी लड़की का मोबाइल किसी आदमी ने कैसे उठाया। दरअसल दोस्तों, ये किस्सा रोज़ाना का था। वो लड़की रोज़ाना शाम को 7 बजे के आसपास
वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए यानी कि इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग में जाया करती थी। वो सेक्टर 38 से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जाया करती थी अपनी स्कूटी से, और रात को 9 बजे वो अपने घर पे पहुंच जाया करती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, जब वो लड़की आ रही थी तो बारिश शुरू हो जाती है। तो लड़की क्या करती है, जब बारिश थोड़ी तेज़ हो जाती है तो अपनी स्कूटी को थोड़ी साइड लगाती है और बारिश रुकने का इंतज़ार करती है ताकि उसका कोई सामान भीग ना जाए। और उसी समय पे जो कातिल होता है उसके सर में पत्थर मारता है और उसको उठा के अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों, जब लड़की रात को 9 बजे घर पे नहीं पहुंचती तो उसके पिता बहुत परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कोचिंग सेंटर पे फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो जितने भी दोस्त होते हैं उन सबको फ़ोन करते हैं, उनके किसी के घर पे जाते हैं और पूछते हैं कि नेहा का क्या हुआ भैया, नेहा रोज़ाना 9 बजे आ जाती है, आज क्यों नहीं आई। तो सब लोग कहते हैं कि नेहा तो रोज़ाना की तरह टाइम से निकल गई। अब लड़की के पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब वो क्या करते हैं, पहले क्या होता है, उस लड़की का मोबाइल मिल नहीं रहा होता है बहुत देर तक, इसलिए उस लड़की के पिताजी उस लड़की के दोस्तों के घर पे गए थे पूछने के लिए कि नेहा कहाँ है। अब आखिर में क्या होता है, रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का समय होता है। तो नेहा के पिताजी अपनी बेटी के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं। तभी सामने से कातिल फ़ोन उठाता है और कहता है कि आप परेशान मत हो, आपकी बेटी की स्कूटी टैक्सी स्टैंड पर खड़ी हुई है। स्कूटी का नंबर CH03Q6070 नंबर है। दोस्तों, अब जैसे ही लड़की के पिता अपनी बेटी की स्कूटी को टैक्सी स्टैंड पर खड़ा हुआ देखते हैं तो उसके पिता के होश उड़ जाते हैं। वो रोने लगते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब क्या होता है, वो जैसे ही टैक्सी स्टैंड पे स्कूटी के पास जाते हैं, उसे गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं तो उस स्कूटी पर थोड़ा सा ब्लड लगा होता है। ये वही ब्लड था जो लड़की के सर में ईंट मारी थी, वो फैल गया था। अब लड़की के पिता क्या करते हैं, वो पुलिस का इंतज़ार नहीं करते आखिर, लेकिन उन्होंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने पुलिस का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि देखिए पुलिस अपना काम कर रही थी पहले से ही, लड़की के पिता अपना कर रहे थे, उसके दोस्त अपना कर रहे थे। अब लड़की के पिता क्या करते हैं, वो बदहवास हो जाते हैं। अब वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। अब चिल्लाते चिल्लाते जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें जंगल दिखता है। तो लड़की के पिता जंगल में घुस जाते हैं, शोर मचाते मचाते नेहा 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 करते हुए वो आवाज़ लगाते हैं। जब वो अंदर में जाते हैं तो उन्हें थोड़ी देर बाद अपनी बेटी जंगल में पड़ी हुई नज़र आती है। जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लड़की के पिता उसके शरीर पर कपड़ा डालते हैं और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ सीधे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो पुलिस का किसी का इंतज़ार नहीं करते। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इस लड़की के अंदर अब जान नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि लड़की मर चुकी थी। दोस्तों, अब जैसे ही लड़की के पिता को पता चलता है कि लड़की मर चुकी है तो लड़की के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब घटना स्थल पे पुलिस आती है, फिर वहाँ से हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल से उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड़की के शरीर पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उस लड़की को चोट न लगी हो। अब पता चलता है कि लड़की का बलात्कार हुआ है, उसके बाद में उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। मतलब कि पहले उस लड़की के सर में पत्थर मारा गया था, उसके बाद में उसके साथ दरिंदगी की गई है और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों, वो लड़की उस समय कोचिंग से आ रही थी तो पुलिस की रडार पर अब क्या होता है, उस लड़की के सारे दोस्त होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। पुलिस सबके साथ एक सा व्यवहार कर रही थी और उन सबसे अच्छी तरह से पूछताछ कर रही थी और उनके सबके फ़ोन को सर्विलांस पे डाल रही थी कि उसकी क्या बात हो रही है, सबकी सुन भी रही थी। लेकिन इतनी पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ हासिल नहीं होता। पुलिस ने ब्रितेश, सचिन, हितेश, नितिन और सागर इन सबको पकड़ा और इन सबका नार्को टेस्ट भी कराया और साथ ही इनका ब्रेन मैपिंग भी कराया। दोस्तों, उनका ब्रेन मैपिंग इसलिए कराया कि कहीं ऐसा ना हो इसका दोस्त ही कातिल हो और वो हमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस को उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता। अब पुलिस परेशान होती है, वो सोचते हैं अब करें तो क्या करें, क्योंकि इनके दोस्तों का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है और उनके पास ऐसा कोई बात भी नहीं है। उन लड़कों का डीएनए टेस्ट भी लिया जाता है, वो टेस्ट में भी पास हो जाती है कि उनका वो मिलता नहीं है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस
शहर के जो गुंडे बदमाश मवाली होते हैं उन सब की लिस्ट बनाती है। टोटल 500 नाम फाइनल होते हैं, उन सब का डीएनए टेस्ट लिया जाता है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, जिस जगह पे लड़की की हत्या की गई थी वहाँ से सीएफएसएल टीम को कुछ डीएनए के वो मिले थे पॉइंट, मतलब कि लड़के के भी डीएनए के पॉइंट वहाँ से मिल गए थे, थोड़ा बहुत खून वून कुछ भी और भी मिल गया होगा। तो पुलिस क्या करती है, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो गुंडे बदमाश हैं इन लोगों का डीएनए से मैच करा के देखो। लेकिन जो 500 बदमाश गुंडे मवाली होते हैं उनका डीएनए लेने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जो डीएनए था वो मैच होता ही नहीं है। दोस्तों इस तरह से वो जो कातिल था वो पुलिस के हाथ से निकल जाता है और बच जाता है। अब पुलिस क्या करती है, इसकी चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में दाखिल करती है। जब चार्जशीट कोर्ट में जाती है तो जज साहब के सामने केस आता है। अब जज साहब के सामने केस आता है तो ना तो कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कोई चीज़ है। तो जज साहब कहते हैं कि इसमें कोई सबूत गवाह कुछ तो लेके आओ, हम किसके खिलाफ ये केस लड़ें। तो होता है क्या है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि कोर्ट ने इस केस को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया और केस आराम आराम से चलता रहा। दोस्तों अब केस आराम आराम से आगे चल रहा है और वक्त भी आगे आगे बढ़ रहा है। अब साल बीतने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 साल। दोस्तों पूरे 12 साल बीत गए। अब 12 साल बाद क्या होता है, तो मैं बात कर रहा हूँ 12 जनवरी साल 2022 की। पति और पत्नी का नाम मनदीप कौर होता है। वो अपने पति के साथ बाजार में खरीदारी करने गई थी। दोस्तों 11 जनवरी 2022 को रात को लगभग 8 बजे का समय होता है। ये दोनों बाजार में खरीदारी करने गए होते हैं। अब इन लोगों ने खरीदारी तो कर ली थी, ये थोड़ी थोड़ी करके आगे दुकानों पे जाते हैं तो और भी खरीदारी कर लेते हैं। अब जब हिसाब का समय आता है तो इसके पति के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, यानी कि उसके पति के कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं दुकानदार को देने के लिए। अब वो दुकानदार से कहता है कि भाई साहब मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं, ज़रा मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने भतीजे के पास जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ। वो अपना स्कूटर उठाता है, अपने भतीजे के पास जाता है और वहाँ से पैसे लेकर आ जाता है। लेकिन दोस्तों वो करता क्या है, वो अपनी पत्नी मनदीप कौर को उस दुकान पे ही छोड़ के जाता है ताकि वो वहाँ पे खड़ी रहे, सामान उसके हाथ में। तो वो कहता है कि जल्दी जाता हूँ, जल्दी आता हूँ। अब वो जैसे ही अपने भतीजे के पास से आता है पैसे लेके, तो क्या होता है, वो दुकानदार को पैसे देता है। तो वो दुकानदार से पूछता है अरे भैया मैडम कहाँ गई। तो दुकानदार कहता है भाई साहब मैडम तो गई। अब वो सोचता है कि शायद वो लेट हो गया था, शायद इसकी वजह से चली गई, वो शायद घर चली गई होगी। अब वो घर जाके देखता है तो उसकी पत्नी उसके घर पे नहीं होती। वो अड़ोस पड़ोस में पूछता है, शायद अड़ोस पड़ोस में बैठी हो। वो अड़ोस पड़ोस में भी नहीं थी। वो अपने रिश्तेदारों से पूछता है कि क्या आपके पास आई है, वो कहीं पे नहीं आई। वो जहाँ जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक जाता है अपनी पत्नी को ढूंढने, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी अता पता ठिकाना नहीं मिल रहा था। दोस्तों दरअसल इसी जगह पे एक मलुहा थाना क्षेत्र है, वहाँ पे स्नेहा लेक है, उसके किनारे पर एक औरत की लाश पाई जाती है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है और उस औरत के शरीर पे भी एक भी कपड़ा नहीं होता। दोस्तों ये तारीख थी 12 जनवरी 2022 की। उस औरत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर जगह जगह दांतों के निशान बन रहे थे और मारपीट के निशान बन रहे थे। जब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको पता चलता है कि उस औरत के सर पे पहले किसी चीज़ से वार किया गया है। उसके बाद में उस औरत को सड़क पे से जंगल तक घसीट के लाया गया है और वो औरत तब तक बहुत झटपटाई होगी, तड़पी होगी, क्योंकि उसका शरीर जमीन, जब जंगल की ज़मीन जो होती है वो कटीली होती है, उसमें उबड़ खाबड़ होती है, तो उस औरत के शरीर में दर्द भी हो रहा होगा। उसके बाद उस औरत के शरीर से एक एक कपड़ा उतारा जाता है, फिर उसके साथ दरिंदगी की जाती है और उसके बाद उसका गला घोंटकर उसे मार दिया जाता है। दोस्तों जो कातिल था उसे जितना भी दुष्कर्म करना था उसने पूरा समय लिया दुष्कर्म करने के लिए, और जब उसका मन भर जाता है तो वो वहाँ से उस औरत को मार के वहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन जो 12 जनवरी वाली बात है, उस दिन जब पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेती है तो उस औरत का पोस्टमार्टम होता है। अब पोस्टमार्टम होता है तो सीएफएसएल की टीम उस जगह का पूरा मुआयना करती है। दोस्तों जो सीएफएसएल टीम होती है जब इस केस को रीड करती है तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि शायद इस केस को हमने पहले भी इस केस में काम किया था। दोस्तों
क्योंकि मारने का तरीका वही था, रेप करने का तरीका वही था, लाश को छोड़ने का तरीका वही था और लाश को वहाँ पे जंगल तक ले जाने का भी तरीका वही था। तो सीएफएल टीम जो होती है वो समझ जाती है कि 12 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब हमने 500 लोगों का डीएनए टेस्ट लिया था, लेकिन हम उस समय फेल हो गए थे। लेकिन अब सीएफएल टीम क्या करती है, वो इस केस को सुलझाने की ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो, अब हम इस केस को सुलझा कर ही मानेंगे। अब सीएफएल टीम क्या करती है, जो चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर होती हैं, उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि साहब, हमें कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर हम कातिल को नहीं पकड़ेंगे तो जिस तरह से उस कातिल ने 2010 में एक हत्या और बलात्कार किया था, अब इतने सालों बाद 2022 में एक हत्या और बलात्कार किया है, वो ऐसे ही आगे भी करता रहेगा। इसलिए इस कातिल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद जो एसएसपी कंवरदीप कौर होती हैं, वो एक टीम गठित करती हैं। उस टीम में डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सारे लोग होते हैं और ये जो टीम होती है 5 उच्च अधिकारियों की होती है। उनसे कहा जाता है कि चाहे आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, मुझे कातिल हर हालत में चाहिए। दोस्तों, पुलिस ने आज से 10 साल पहले भी कोशिश की थी और पुलिस अब दोबारा से कोशिश करने के लिए तैयार थी। अब उन्होंने क्या किया, 500 लोगों की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो उनके पास थी ही। अब उन 500 लोगों के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे ऑटो चालक होते हैं, रेहड़ी वाले होते हैं, रोड पे जो ऐसे ही घूमते फिरते हैं इधर उधर, या बाहर की लेबर जो आती है, या बाहर के लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, किराएदार बन के रह रहे हैं, इन सब की जांच करना शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलिस क्या करती है, पुलिस अपनी खाकी को उतार देती है, अब वो बन जाते हैं डॉक्टर। अब वो क्या करते हैं, उस इलाके के आसपास के सभी घरों में जांच पड़ताल करते हैं और वहाँ पे जाते हैं डीएनए कलेक्ट करने के लिए। अब महिलाओं के डीएनए की ज़रूरत तो थी ही नहीं, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो था सिर्फ पुरुष का डीएनए। अब वो लोगों के घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग एक ब्लड का कैंप लगा रहे हैं जहाँ पे कि ब्लड डोनेट किया जाता है। अभी हमें आपका ब्लड नहीं चाहिए, अभी हमें सिर्फ आपके ब्लड का सैंपल चाहिए, ताकि हमारे पास जो सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन में से आप लोगों से ब्लड मांगा जाएगा। अभी आप ब्लड मत दीजिए, अभी खाली सैंपल चाहिए। तो बहुत से लोग मना करते हैं, तो पुलिस उन लोगों को लालच देती है कि हमें एक स्पेशल ब्लड की ज़रूरत है, अगर वो ब्लड हमें आप लोगों में मिल जाएगा तो आप लोगों को अच्छा खासा इनाम भी मिलेगा। अब पुलिस घर घर जाती है और सभी लोगों का वहाँ पे ब्लड लेना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये वाक़या है जुलाई 2023 का। जुलाई 2023 में लगभग 1 से 1.5 महीने पुलिस की टीमें आसपास के सभी एरियाओं में घूमती है और उन सबका ब्लड सैंपल लेती है। अब दोस्तों, पुलिस घूमते घूमते सेक्टर 38 झुग्गी नंबर 16 पर पहुंच जाती है। वहाँ पे एक लड़का रहता था, मोनू कुमार नाम का। अब होता क्या है, जब पुलिस मोनू की झुग्गी पर पहुंचती है तो मोनू उनकी आवाज़ सुनकर बाथरूम में घुस जाता है। पुलिस वाले डॉक्टर के रूप में होते हैं, उसकी माँ से बात कर रहे होते हैं कि अपने बेटे को भेजिए। तो उसकी माँ कहती है कि अभी वो बाथरूम में है, जो फ्रेश हो ले उसके बाद आप ले लीजिएगा, उससे बात कर लीजिएगा। अगर वो देना चाहे ब्लड तो ले लीजिएगा, नहीं देना चाहे तो भैया आप जाने वो जाने। अब क्या होता है, पुलिस वाले जो डॉक्टर के रूप में थे वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं। अभी जो जो डॉक्टर हैं उनको मोनू के ऊपर कोई भी शक नहीं है। उसको आधा घंटा हो जाता है इंतज़ार करते करते, तो वो बोलते हैं कि आपका बेटा कर क्या रहा है बाथरूम के अंदर। तो उसकी माँ आवाज़ लगाती है, बेटा मोनू बाहर आओ। अब मोनू बाहर आता है तो मोनू क्या करता है, उनके सामने से भागने की या बच के जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो डॉक्टर नहीं पुलिस वाले हैं। अगर डॉक्टर होते तो वो वहाँ से निकल भी जाता बहाने वाला बना के, लेकिन वो थे पुलिस वाले। उन्होंने मोनू को जाने ही नहीं दिया। उन्हें तो भैया ब्लड टेस्ट चाहिए था, ब्लड सैंपल चाहिए था। वो मोनू को पकड़ लेते हैं और प्यार से पुचकारते हैं, बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं। उससे बात करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, उसका सैंपल ले लेते हैं। अब उससे कहता है तुम्हें जाना, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सैंपल चाहिए था बस। अब पुलिस वाले मोनू का सैंपल लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब अप्रैल 2024 के आखिरी सप्ते में अब रिपोर्ट आती है। दोस्तों, उस समय टोटल 300 लोगों की ब्लड सैंपल लिए गए थे और उन 300 लोगों में से जो मोनू कुमार होता है उसकी डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है, यानी कि उसका डीएनए मैच हो जाता है। अब पुलिस
1 मई 2023 को उसके घर जाती है। अब जो पुलिस थी वो डॉक्टर के रूप में नहीं थी, वो थी पुलिस के रूप में। अब मोनू उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि उस दिन जो आए थे वो यही थे डॉक्टर के भेष में, लेकिन आज ये पुलिस वाले बन के आए हैं। अब वो उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मोनू के घर में कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं कि वहाँ से वो भाग जाए। अब दरवाज़ा मोनू ही खोलता है और जैसे ही वो पुलिस को देखता है वो भौंचक्का रह जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही मोनू पुलिस वालों को देखता है तो उनसे कहता है कि सर आप अंदर आइए। वो अंदर बैठाता है। पुलिस वाले 2 गेट पर खड़े हो जाते हैं ताकि ये भाग ना जाए। वो कहता है सर थोड़ा समय देंगे? नहीं, लो जितना समय लेना है लो। अब क्या होता है, जो मोनू होता है वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे रोटी खिला दे, क्योंकि हो सकता है कि आगे ज़िंदगी में मैं आपके हाथ की रोटी ना खा पाऊँ। उसकी माँ उसके लिए रोटी बनाती है तो पुलिस वाले भी कहते हैं ठीक है भैया तू रोटी खा। वो अपनी माँ की हाथ की रोटी खाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस जगह पे घटना हुई होती है, सेक्टर नंबर 38, झुग्गी नंबर 16, घटना स्थल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे होता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मोनू से बात करते हैं। पुलिस उससे पूछते हैं कि जो नेहा वाला केस था वो भी तुम्हारे ऊपर ही था? वो कहता है हाँ। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था उस समय? तो वो कहता है कि वो कोई बहाना बना के शहर से बाहर चला गया था, सबका टेस्ट हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। और पुलिस दोबारा से हमारे घर पे आई भी नहीं। दोस्तों, अगर आज से 12-13 साल पहले उस समय उसका मोनू का ब्लड टेस्ट हो जाता तो आज ये मनदीप कौर की हत्या नहीं होती। दोस्तों, अब जैसे ही पुलिस उससे जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि हिमाचल की एक जगह है चंबा, और 2008 में उसने एक लड़की के साथ ऐसे ही ये घटनाक्रम को अंजाम दिया था जैसे उसने नेहा और मनदीप कौर के साथ किया था। उस लड़की को भी उसने उसी तरह से मारा था जैसे इन दोनों को मारा था। जंगल में ले जाता है, उनके साथ दरिंदगी करता है, फिर उसकी हत्या कर देता है। अब पुलिस ने उस केस में भी जांच पड़ताल की थी, लेकिन कोई सबूत, कोई गवाह कुछ ना मिलने के कारण 18 महीने तक ये केस कोर्ट में चलता है और आखिर में जब कोई सबूत गवाह नहीं मिलता है तो पुलिस उसे छोड़ देती है। अब आखिरकार पुलिस ने उसे अब आके धर पकड़ा। अब पुलिस ने जब उसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया तो हमें पता चलता है कि उसके ऊपर चोरी चकारी के बहुत सारे केस पहले ही थे। वो गाड़ी पे चलते चलते लोगों की चेन खींच लिया करता था, कान के कुंडल खींच लिया करता था। तो इस तरह से उसके ऊपर 6 से 7 मुकदमे पहले ही थे और 8वां मुकदमा था हिमाचल के चंबा का, जहाँ पे कि उसने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस का ये दावा है कि मोनू कुमार ही नेहा और मनदीप कौर की हत्या का आरोपी है, क्योंकि उनके पास पूरे सबूत हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि डीएनए मोनू कुमार से ही मिलता है। तो अब उसके बारे में और जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि मोनू कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अब पुलिस का मानना ये है कि कम से कम समय में इस अपराधी की चार्जशीट लगाई जाए और इस चार्जशीट को लगा के इसको कोर्ट में पेश किया जाए और उसको कम से कम फांसी की सज़ा तो हो ही हो, क्योंकि इसने उन दोनों महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी की थी और उसके बाद उनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी। अभी चंडीगढ़ पुलिस को चंबा में जो इसने जो घटना को अंजाम दिया था उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जब चंडीगढ़ में ही 2 घटनाओं को ऐसे अंजाम दिया है तो इसने पता नहीं कहाँ कहाँ पे किस किस महिला के साथ कैसे कैसे अंजाम दिया होगा, ये अभी पता नहीं है। अभी तो 3 ही केस खुले हैं, आगे जाके पता चलेगा कि और ना जाने कितने इसने घटनाक्रमों को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।